अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहम मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन ग्रामी, नया आने वाला माली साल 2023-2024 रियल इस्टेट के लिए कैसा होने जा रहा है, क्या चीज़ें बजट के अंदर पेश की गई हैं और ये रियल इस्टेट का सेक्टर कितना ग्रूम करेगा, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। हमारे साथ हमारे सीनियर अबुल हसन साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि बजट आ चुका है, नया 2023-2024 का साल जो है वो शुरू हो चुका है, उसका आगाज़ हो चुका है। बजट में जो तमाम तर पॉलिसीज़ हैं वो क्या रखी गई हैं और रियल इस्टेट सेक्टर को इस बजट के लिहाज से आप कैसा देखते हैं? देखिए, इसमें अगर ओवरऑल में बजट की बात करूँ उसको अगर हम समराइज़ करें तो उसमें ये है कि एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, क्योंकि ये इस गवर्नमेंट का लास्ट बजट था। तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कोई नए टैक्सेस तो लगाने नहीं थे, ये बात तो अंडरस्टूड थी और इसी तरह का उन्होंने देना था। जो तबाही करनी थी मार्केट की वो इससे पिछले वाले बजट में वो ऑलरेडी कर चुके थे। अब पीछे कुछ बचा ही नहीं था जिसको जो है वो और फर्दर जो है वो ख़राब किया जाता, तो इसलिए एक बड़ा ही जो है वो आम सा नॉर्मल सा बजट पेश किया गया है। सर, ये बजट के अंदर जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं, जो टैक्सेस लाई गई हैं, ओवरसीज़ के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं, लोकल्स के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं, उसके हवाले से अगर जानना चाहूँ तो क्या चीज़ें हैं, इस पर कैसा दिखते हैं आप? देखें, सबसे पहले मैं बता दूं कि ओवरसीज़ को इसके अंदर इंसेंटिव दिया गया है और ओवरसीज़ की जो एफ़र्ट्स हैं, जो उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, उनको भी जो है वो इसमें रिकग्नाइज़ किया गया है। स्पेशली जब ये इसाक डार जब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% जो है वो ओवरसीज़ जो है वो रेमिटेंस भेजते हैं, तकरीबन 30 अरब डॉलर के करीब। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और अफसोस की बात यह है कि इनको ये बात समझने में बहुत देर हो गई कि इसका जो इतनी बड़ी जो ओवरसीज़ की तरफ से रेमिटेंस आती हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रियल स्टेट के अंदर पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता था। तो अब बहरहाल उनको जब ये बात समझ में आई है तो अब उन्होंने ये एक इंसेंटिव दिया है कि जब ओवरसीज़ प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे, अगर वो अपने होम कंट्री से रेमिटेंस भेजते हैं और रेमिटेंस का जो है वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो उसके बिहाफ पे जो वो प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे उसके ऊपर उनको एडवांस पे होल्डिंग टैक्स नहीं पे करना होगा। और ये एडवांस पे होल्डिंग टैक्स वो था जो फाइलर के लिए 2% था और नॉन फाइलर के लिए 4% था। तो अगर अब ये ओवरसीज़ जो है अगर ये इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके आते हैं अपनी, तो उस पर उनको जो है ये टैक्स नहीं पे करना होगा। अच्छा, असल में मुझे ये भी बताइएगा कि ये तो ओवरसीज़ के हवाले से थी सिलसिला, लोकल्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। रियल इस्टेट का सेक्टर ऐसा है जिसको भरोसा हासिल है लोकल्स का, ओवरसीज़ नहीं। और लोकल्स में भी जो पाकिस्तानी हैं वो भी जो है वो बहुत एतबार के साथ रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन पिछले देखा कि पिछले बजट की वजह से, पिछली पॉलिसीज़ की वजह से वो इन्वेस्टर्स भी जा चुके थे। उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या पॉलिसीज़ लाई गई हैं? देखिए, उसके अंदर ये है कि एक जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने लोकल्स को दिया है वो ये दिया है कि अगर लेट सपोज किसी के पास इतना कैपिटल नहीं है, वाइट मनी इतना ज़्यादा नहीं है, जो डिक्लेयर्ड अमाउंट होती है एफबीआर के अंदर वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो है लोकल्स के साथ इशू ये रहता है कि हमारे यहाँ वाइट मनी जो है वो काफ़ी कम होती है। तो उसको जो है ओवरकम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव दिया है कि जी अगर आप बाहर से रेमिटेंस मंगा लेते हैं, बाहर से अगर तकरीबन $1 लाख तक की आप अगर रेमिटेंस मंगवा लेते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, तो उस पे आपको जो है वो नहीं पूछा जाएगा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्यों जो है वो आप कहाँ से ये आप पैसे लेके आए प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए, और कोई टैक्स भी नहीं देना होगा उस अमाउंट के ऊपर। तो ये एक अच्छा इंसेंटिव है। लेकिन यही बात अफसोस की यही है कि मैं फिर से कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है वो चीज़ों को पहले बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया जाता है। जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं उसके बाद फिर सोचा जाता है कि नहीं यार, ये तो अब बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हमारी ख़राबी की तरफ चली गई, अब इनको सही करने की तरफ लाया जाए। अगर इसी तरह के इंसेंटिव्स देने थे, हमारे यहाँ कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं होती जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमें देखनी पड़ती है और इस किस्म की अनसर्टेनिटी मार्केट्स को देखनी पड़ती है। अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो पॉलिसीज़ लेके आएँ तो ना इस तरह के इंसेंटिव्स देने पड़े और ना ही जो है वो मार्केट्स जो है वो क्रैश करें और इकोनॉमी भी बेहतर चले। अच्छा, असल में इधर हमने बात करी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की, उनको जो है इंसेंटिव्स दिए गए हैं, लोकल को इंसेंटिव्स दिए गए हैं। लेकिन लोकल हो, ओवरसीज़ हो, मुल्की पाकिस्तानी हो, गैर मुल्की पाकिस्तानी हो, तो ये तमाम लोग भी इन्वेस्टर करें तो कहाँ करें? क्योंकि बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछली पॉलिसीज़ की वजह से। तो क्या बिल्डर्स के लिए कोई इंसेंटिव दिया गया है? देखिए, बिल्डर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तो इन्होंने एक अच्छा इंसेंटिव ये दिया है
कि उसको उनको अगर कोई लेट सपोज कोई अगर पर्सनल अपना घर बनाता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना घर बनाता है, तो उसको जो है वो उसके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसके अंदर 10% की छूट दी गई है। लेट सपोज के अगर वो अपना जो भी उसका टैक्स बनता है उसके ऊपर उसको 10% जो है वो गवर्नमेंट छूट दे देगी टैक्स के अंदर, फाइनल जो इनकम टैक्स फाइल होता है उसके अंदर। इसी तरीके से बिल्डर्स के साथ भी इसी तरीके से ही जो है वो ट्रीट किया गया है। बिल्डर्स को ये फैसिलिटी दी गई है कि लेट सपोज अगर कोई बिल्डर है और वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, तो उस कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो है वो उसको भी 10% का जो है वो टैक्स रिबेट दिया गया है। और वो इस तरीके से दिया गया है कि 50 लाख या 10% जो भी कम बनेगा, लेट सपोज किसी का अगर जो टैक्स अमाउंट है उसका 10% जो है वो 60 लाख बन रहा है, तो उसको 60 लाख का नहीं इंसेंटिव मिलेगा, 50 लाख तक का मिलेगा। और अगर उसका बन ही 50 लाख के अंदर रहा है तो जो 10% का अमाउंट होगा उसके मुताबिक उसको टैक्स रिलीफ दे दिया जाएगा। तो ये भी कुछ एक एफ़र्ट की गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस वक्त क्योंकि हमें IMF प्रोग्राम में जाना है और वो चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है बजट के ऊपर। आई डोंट नो ये भी जो इंसेंटिव दिए गए हैं ये किस तरह से दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जितना टाइट बजट था और जिस किस्म की जो है वो सिचुएशन थी, आज तो हालात उससे ज़्यादा ख़राब है हमारे मुल्क के। बहरहाल अच्छी बात यह है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग अब जब तक जो है ये गवर्नमेंट ये रहेगी आने वाले 3-4 महीने और केयर टेकर सेटअप जब तक रहेगा उस वक्त तक तो ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी। हाँ, हो सकता है आगे चल के जब नई गवर्नमेंट आए तो वो कुछ अपनी नई पॉलिसीज़ मनी बजट वगैरह जो है वो पेश कर दें और उसके अंदर चीज़ें कुछ तब्दील हों, लेकिन ओवरऑल अब तक के लिए फ़िलहाल यही सिचुएशन है। अच्छा हसन भाई, यहाँ पर एक जो सिलसिला है वो ज़ेर बहस है डीम रेंटल इनकम के हवाले से, वो क्या है उसको थोड़ा सा तफसीलन बताइएगा। देखिए, डीम रेंटल इनकम एक ऐसा, मैं कहूँगा कि रियल स्टेट की मार्केट के ऊपर इन्होंने पिछले बजट में ऐसा बम गिराया जिसकी वजह से पूरी मार्केट जो है वो ख़राब हो गई और अनफॉर्चुनेटली ना ये उसको कलेक्ट कर पाए सही तरीके से। इस वक्त जो है वो कोर्ट के अंदर इसका जो है वो केस चल रहा है, स्टे है इसके ऊपर। तो ओवरऑल जो है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट इफ़ेक्ट हुई थी। लेकिन लोकल्स के लिए ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि डीम रेंटल इनकम जो था वो ओवरसीज़ के ऊपर नहीं लगाया गया था, वो सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के ऊपर था। और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँ कि वो बेसिकली ये टैक्स था कि लेट सपोज़ आपने कोई प्लॉट परचेज़ करके रखे हुए हैं जो कि उनकी वर्थ जो है वो 2.5 करोड़ तक की है, तो आप पे कोई टैक्स नहीं था। लेकिन जैसे ही 2.5 करोड़ से ऊपर उनकी वर्थ जाती है तो 2.5 करोड़ से ऊपर वालों के ऊपर जो है वो ईयरली जो है वो 1% टैक्स था, वो टैक्स आपको पे करना था FBR को। तो वो उसके हवाले से बहुत सारे लोगों को नोटिसेस वगैरह भी आए और सब कुछ चलता रहा लास्ट ईयर टैक्स ईयर्स में। लेकिन ये है कि इस वक्त जो है वो उसके ऊपर स्टे है और ओवरऑल अभी जो है वो उसका भी फ़ैसला आएगा तो फिर डिसाइड होगा कि वो देना है या नहीं देना। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। अच्छा हसन भाई, ये जो साल है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि ये वो जो फिस्कल ईयर है 2023-2024 का जो ये फिस्कल ईयर है, ये बेसिकली इसके बीच में एक सिलसिला है वो है इलेक्शन का सिलसिला। इसका जिक्र आपने भी किया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आएगी। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ लाई गई हैं, ये जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, ये ज़्यादा बेहतर साबित होंगे रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए? देखें, जो बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है हमारे मुल्क के अंदर उस वक्त तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं, तमाम इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की उस वक्त तक जो है वो स्टेबल नहीं होंगी। इस वक्त जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स हैं वो सब इस वक्त एक ही बात कर रहे हैं कि जब तक प्रॉपर जो है वो इलेक्शन नहीं हो जाते इस मुल्क के अंदर, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाती है कि अगले आने वाले 5 साल के लिए क्या कौन सी गवर्नमेंट आएगी, उनकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, उस वक्त तक जो है ये हालात बेहतर नहीं होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएं और जो स्टेबिलिटी है मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जी बिल्कुल, हमारे सीनियर हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो बजट है इसमें इंसेंटिव्स तो दिए गए हैं लेकिन ये जो टाइम है या टाइम फ्रेम जो है वो सूटेबल नहीं है क्योंकि इस साल इलेक्शन होने हैं। इंसेंटिव्स दिए गए हैं लेकिन माजी में जो पॉलिसीज़ थी उसने इस मुल्क की मईशत को ही नहीं बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको तबाहाल कर दिया है। लेकिन अब देर ही सही, लेकिन अब ये जो सिलसिला है ये एक बेहतरी की तरफ गामजन तो हो चुका है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से जाएगा, ये वक्त के साथ साथ मौके के साथ साथ हमें पता लगता रहेगा। आज के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।